गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो हमने जो एक सीरीज़ शुरू किया है दोस्तों, जिसमें हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस और यूकेपीएससी और ग्रुप सी के अंतर्गत जितने भी विज्ञप्ति आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लास डिज़ाइन किया गया है। और ये हिंदी का एपिसोड नंबर 3 है आज, ठीक है। इससे पहले 2 एपिसोड हमारे द्वारा कराए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। जितने भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम होते हैं, ये उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बढ़िया क्लासेस है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित आज हम हिंदी के बारे में, जो हमारे संविधान में कहाँ पर किस तरीके के प्रावधान हैं, किस आर्टिकल में कहाँ पर हिंदी के बारे में दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये लास्ट क्लास होगी हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित। इसके बाद हम सीधे देवनागरी लिपि और वर्णमाला में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस हिंदी भाषा के कुछ प्रावधान कहाँ पर है, किस तरीके से है करके। तो भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में, क्योंकि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, इसमें से जो भाग नंबर 17वां है उसमें हिंदी भाषा के बारे में दिया गया है, जिसमें लिखा गया है राजभाषा, ठीक। अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारी राजभाषा हिंदी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी आयंगर ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया और इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो महत्वपूर्ण यह पॉइंट है कि हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया। आप लोग कहेंगे 14 सितंबर 1949 को। तो यह जो ड्राफ्ट था इसकी प्रस्तुति किसने दी थी, तो आप कहेंगे गोपाल स्वामी आयंगर ने, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए एक एक आर्टिकल पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए आर्टिकल 343, क्योंकि प्रावधान 343 से 351 तक है ना। तो आर्टिकल 343 में क्या प्रावधान है, किसके बारे में उल्लिखित है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि भारत संघ यानी भारत देश की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, ठीक है। तथा राष्ट्रीय लिपि यानी लिपि क्या होगी, देवनागरी, ठीक है। तो हमारी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी, याद करेंगे, ठीक। और 343 महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। वहीं आर्टिकल 344 में क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, उन्हें राजभाषा संबंधित सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो राजभाषा यानी भाषा से संबंधित सलाह के लिए कौन आयोग गठन कर सकता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेगा, ठीक है। और 7 जून 1955 को दोस्तों, कब, 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप लिखेंगे तो इसे हाईलाइट करिएगा। क्या करिएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, आप कहेंगे 7 जून 1955 को, ठीक है। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, बाल गंगाधर खैर। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खैर जी थे। वहीं 16 नवंबर 1957 को संसदीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो संसदीय राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 16 नवंबर 1957 में। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, गोविंद बल्लभ भाई पंत जी थे। तो कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि राजभाषा आयोग के संसदीय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आप बच्चे क्या करते थे वहाँ पे बाल गंगाधर खैर कर देते हैं। जबकि संसदीय राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो गोविंद बल्लभ भाई पंत जी थे। जबकि प्रथम राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में, गंगाधर खैर के अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब आर्टिकल 345 में देखते हैं, ठीक। 345 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य अनुसूची 8 में जो भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं उसमें वर्णित जो 22 भाषा है हमारी,
इसमें से किसी एक को अपने राज्य की राजभाषा बना सकता है, ये उस राज्य को दिए गए हैं यह अधिकार। तो आर्टिकल 345 में किसके बारे में प्रावधान है? इसमें कहेंगे आप कि प्रत्येक राज्य को अनुसूची 8 में वर्णित कितने अनुसूची 8 में कितने भाषाओं का प्रावधान है? 22 भाषाओं का प्रावधान है, जिसमें किसी एक को यानी इसमें से किसी एक भाषा को राज्य की राजभाषा बना सकता है। ठीक है, जैसे हमारे उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है ना। दूसरी हमारी क्या है? संस्कृत। ठीक, तो भारत के लगभग 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा है, यानी राज्य की भाषा है। ठीक है, राज्य की भाषा, तो आप इसे भी याद करेंगे। वहीं कई राज्यों में, जहाँ पूर्वोत्तर में एक हमारे नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड, और नागालैंड के साथ मिज़ोरम, मिज़ोरम, और साथ में मेघालय। तो ये 3 राज्यों की जो राजभाषा है ना, यानी राज्य भाषा है, वो है इंग्लिश, वो क्या है? अंग्रेजी है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कई बार, कौन से इनमें से किस राज्य की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है? तो आप कहेंगे नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय। साथ में जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो भाषा है वो उर्दू है, उर्दू और हिंदी। ठीक है, याद रखिएगा, इसे आप ज़रूर याद करिएगा। हाँ, अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं आर्टिकल 346 में। किस में जाते हैं? आर्टिकल 346 में। राज्य तथा संघ के मध्य, राज्य और सेंट्रल के मध्य, और राज्य और राज्य के मध्य जो कम्युनिकेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, जो केंद्र की राजभाषा होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। मतलब राज्य टू संघ और संघ टू राज्य या राज्य टू राज्य, ये जो एक दूसरे के मध्य संचार की जो भाषा होगी, तो वो क्या होगी? हिंदी होगी। लेकिन विशेष परिस्थितियों में दोस्तों अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका प्रावधान है 346 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 347, 347 क्या है? किसी क्षेत्र के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति दोस्तों अनुसूची 8 में स्थान दे सकते हैं। यानी आप ये कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है, उसे राष्ट्रपति अनुसूची 8 में स्थान दे सकते हैं। तो भाषा को अनुसूची 8 में शामिल करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जी के पास है। यहाँ से सीधे सीधे इस तरह से सवाल बन सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, अब आर्टिकल 348 में हम देखते हैं, और ये महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद तथा विधेयक के प्रयोग में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी एक्ट लाए जाते हैं, जितने भी विधेयक लाए जाते हैं संसद में दोस्तों, वहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो 348 ये इम्पोर्टेंट है, लिखते समय यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 349 के बारे में देखते हैं। देखिए 349 में क्या है ना, जो राजभाषा संबंधित सुधार होते हैं, जैसे राजभाषा हमारी हिंदी है, इसमें कोई सुधार करनी है तो यहाँ पे सुधार से संबंधित क्या है? प्रावधान है, यानी राजभाषा आयोग से संबंधित प्रावधान है इसमें। ठीक है, साथ में यहीं पर संयुक्त संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति का गठन का भी प्रावधान है इसी में। ठीक है, पहले तो आप कहेंगे भाषा के लिए विशेष अधिनियम के बारे में दिया गया है 349 में। साथ में JPC यानी ज्वाइंट, ठीक है, यानी संयुक्त संसदीय समिति के बारे में यहाँ पे क्या है? प्रावधान है। ठीक, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। अब हम थोड़ा आर्टिकल 350 में देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक, देखो 350 में क्या है, यहाँ पे है दोस्तों आप लोगों का अभ्यावेदन की भाषा हिंदी होगी, लेकिन दोस्तों विशेष परिस्थिति में अंग्रेजी भाषा का क्या भी किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है, याद रखिएगा। अब 350 के क में देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा को अनिवार्य करना।
यानी जो हमारे प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा दी जाती है वहाँ पे मातृभाषा में दी जाए, ऐसा प्रावधान है 350 के फर्स्ट में। बाकी 350 के ख में क्या है, किसी अल्प भाषा के लिए राष्ट्रपति कुछ अधिकार या उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है 350 का क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि हमारी मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य, मतलब हमारी मातृभाषा में एक शिक्षा देने का उल्लेख है, तो 350 के क में है। तो इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। वहीं जो अल्पभाषाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति के पास यह अथॉरिटी है दोस्तों कि वो कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं 350 के ख के अनुसार। अब हम लास्ट आर्टिकल देखेंगे जो महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। आर्टिकल 351 में दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार का यह दायित्व होगा। ठीक है, 351 के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि दोनों सरकारें हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए समय समय पे कुछ आवश्यक कदम उठाए दोस्तों। ठीक है, जैसे कई हिंदी दिवस जब हम मनाते हैं 14 सितंबर को, उसे पूरे भारतवर्ष में वैसे मनाते तो हैं, तो उस दिन हम कुछ इस तरीके का प्रावधान करें। साथ में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हमेशा किया जाता है जनवरी में। ठीक है, तो ये तो था बच्चों जो आर्टिकल 343 से 351 तक जो उल्लेख हिंदी भाषा से संबंधित है हमारे संविधान में। तो अब हम एक बार थोड़ा सा हिंदी भाषा संबंधित कुछ अन्य चीज़ें भी देखते हैं। देखो, हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाई जाती है, एक तो 14 सितंबर को, और एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो हिंदी विश्व सम्मेलन की शुरुआत नागपुर से हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ से की गई थी? नागपुर से। उसके बाद हर 3 साल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन या हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन होता है। पहला हिंदी विश्व सम्मेलन 10 से 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में किया गया था। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और किस जगह पर मनाया गया था? जिसकी अध्यक्षता दोस्तों उस समय के तत्कालीन मॉरिशस के राष्ट्रपति शिव सागर रामगुलाम ने की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब कुछ अन्य प्रावधान भी देखते हैं। क्या इसके सिवा हमारे संविधान में कहीं और भी उल्लेखित है हिंदी से हिंदी भाषा का उल्लेख या प्रावधान? तो दोस्तों आर्टिकल जब आप 29 पढ़ते होंगे फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 29 पढ़ते होंगे और आर्टिकल 30 पढ़ते होंगे फंडामेंटल राइट में, तो जो हमारे 29 और 30 में है ना भाषाई अल्पसंख्यक, वैसे अल्पसंख्यकों का ही प्रावधान है वहाँ पे, तो भाषाई अल्पसंख्यक के शिक्षा के बारे में प्रावधान है। यहाँ पे किसके बारे में प्रावधान है? जो भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके शिक्षा के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 29 और 30 में, उनकी शिक्षा से संबंधित। ठीक, और साथ में आप आर्टिकल 120 भी याद रख सकते हैं। अब 120 में क्या है दोस्तों? यहाँ पर कहा गया है कि जो संसद है, संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। तो आप लिखेंगे संसद में हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है बस। ठीक है, इनमें से दो में से कोई एक, याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल 210, अब 120 तो बता दिया मैंने, आर्टिकल 210 भी आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पे यह प्रावधान है विधानमंडल में अंग्रेजी या जो उस राज्य की जो राजभाषा होगी उसके बारे में उल्लेखित है आर्टिकल 210 में दोस्तों। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हिंदी से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान भी देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे भारतीय संविधान में जो अनुसूची नंबर 8 है, उसमें टोटल 22 भाषाओं के बारे में उल्लेखित है, मतलब 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। जो हमारा मूल संविधान था ना, उसमें उस समय पे 14 ही भाषाओं के बारे में प्रावधान था। फिर हम लोगों ने क्या किया ना, 14 से बाद में हमने संविधान संशोधन करते गए हम लोग, और इसे हमने 22 पहुंचा दिया। ठीक है, अभी वर्तमान में टोटल कितनी भाषा है हमारे 8वीं अनुसूची में? तो आप कहेंगे 22।
तो देखिए, हमने जब 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में किया, तो इसके तहत हमने एक भाषा को जोड़ा 8वीं अनुसूची में, जिसका नाम है सिंधी। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत हमने किस भाषा को जोड़ा? सिंधी भाषा को जोड़ा। ओके, अब मैं आगे जाता हूँ। फिर हमने 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने 1992 में। इसके तहत हमने हमारे 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा। कितनी भाषाओं को? 3। आप यहाँ पे नमक करके याद करेंगे शॉर्ट तरीके से। हाँ, न से नेपाली करेंगे, म से आप मणिपुरी करेंगे, और क से आप कोंकणी करेंगे, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी करिएगा। तो नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों, इसके बाद हमने लास्ट समय में क्या किया? 92वां संविधान संशोधन किया, जो 2003 में किया। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन कब किया हमने? 2003 में। यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे 2003 में। इसके तहत हम लोगों ने 4 भाषाओं को ऐड किया 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को? 4। BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्या क्या बोला मैंने? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आप इसे भी नोट करिएगा, संथाली, लास्ट वाला संथाली। हाँ, तो इस तरीके से हमने टोटल 14 के बाद जो अन्य भाषाएं थी हमने ऐड की 8वीं अनुसूची में। तब हमारी जो भाषा है अभी 8वीं अनुसूची में, वो टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। तो वर्तमान भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप कहेंगे 22। ठीक है, अब लास्ट फैक्ट बताता हूँ जो महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत देश में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ये महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो आप कहेंगे 11। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है, 11। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, हमने क्या किया 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इसमें से पहला है असमी यानी असम, दूसरा हमने बंगाली, तीसरा हमने मराठी, चौथी पाली, 5वीं प्राकृत। तो ये 5 भाषाओं को ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2024 में। पहले कितने थे? 6। तो फिर 6 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो आप लोग कहेंगे शास्त्रीय भाषाओं का योग वर्तमान में 11 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी फैक्ट या प्रावधान या जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आप पहले इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से। ठीक, बाकी आप लोगों को इसका नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम से संबंधित, नई विज्ञप्ति से संबंधित, उसका मैं जल्द ही 2-3 दिन में आप लोगों को सारे प्रश्न के उत्तर दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।